गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम आपको गद्य का सबसे पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, राष्ट्र का स्वरूप। और इसके राइटर हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल का ये है राष्ट्र का स्वरूप। इन्होंने राष्ट्र के स्वरूप के बारे में क्या बताया है कि किस तरह से हमारा राष्ट्र बनता है, कैसे हम अपने राष्ट्र को कैसे समृद्धशाली बना सकते हैं, तो किस तरह से हमें अपने राष्ट्र के प्रति हमें जागरूकता हमारे अंदर होनी चाहिए, वो सब इन्होंने इसमें बताया है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, आपकी बुक में है। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। देखिए यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि भूमि का जो निर्माण है वो किसने किया है, भूमि किसने बनाई, धरती किसने बनाई है, देवताओं ने किया है। और वो अनंत काल से है, यानी उसका वो भी बहुत सारे समय से, अनंत काल से है। और यानी जिसका अनंत का मतलब होता है जिसका कहीं अंत ना हो, अनंत यानी अनंत काल से है। देवताओं ने इसका निर्माण किया है, ईश्वर ने बनाया है। तो जब ईश्वर ने हमें ये धरती का वरदान दिया है हमारे लिए, तो हमें उसके प्रति उसके भौतिक रूप, उसके सौंदर्य और उसके समृद्धि, यानी जो उसका भौतिक रूप है वो कितना, उसकी सुंदरता, उसकी समृद्धि के प्रति कि हमें किस तरह से हमारी धरती समृद्धशाली बने, उसके प्रति सचेत होना हमारा सबसे पहला कर्तव्य, सबसे आवश्यक कर्तव्य है या पहला कर्तव्य है। फिर उसके बाद कहते हैं भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, यानी कि भूमि के पार्थिव स्वरूप, यानी जो हमारा भूमि का जो भौतिक, पार्थिव का मतलब होता है भौतिक, जो हमारा भौतिक स्वरूप है धरती का, जो हमें मिला है, जो हम देख रहे हैं जैसी हमारी धरती है, उसके प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता कैसी होगी, बलवती होगी, उतना ही हमारा राष्ट्र समृद्धशाली हो जाएगा, उतना हम अपने धरती के प्रति जितने ही हम यानी जागरूक होंगे। ये पृथ्वी क्या है, सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। ये सच्चे अर्थों में ये हमारी धरती जो है, हमारी राष्ट्र यानी कहना चाहिए कि अगर देखा जाए तो जितने भी राष्ट्रीय विचारधारा यानी राष्ट्र की विचारधारा रखने वाले लोग हैं, या हमारी धरती से जितने जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी हम सब धरती पे रह रहे हैं, ईश्वर ने बनाया, सब क्या है, धरती सच्चे अर्थों में वो क्या है, हमारी जननी है, हमारी माँ है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है, और जिसके अंदर जो राष्ट्र में रह रहा है लेकिन उसके अंदर राष्ट्रीयता नहीं है, यानी पृथ्वी माँ के साथ, धरती माता के साथ वो नहीं जुड़ा है, धरती माता से उसे कोई लगाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, तो उसको वो निर्मूल होती है। निर्मूल का मतलब होता है निराधार, बिना किसी कारण के वो रह रहा है, बस ऐसे ही। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। यानी जितना हम अपने राष्ट्र से अगर राष्ट्र में रह रहे हैं तो हमारे राष्ट्र की जो जड़ें हैं मजबूत होनी चाहिए। तो राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी से हमें अगर लगाव होगा तभी हमारा राष्ट्र से हमारा लगाव होगा। जब हमारी धरती से हमारा लगाव तो राष्ट्र से लगाव, तो जितना हमारी धरती में जो हमारा लगाव होगा उतनी हमारी राष्ट्रीयता का जो अंकुर होगा वो पल्लवित होगा। अंकुर तो पता ही होगा ना कि अंकुर, जब कोई पौधा बो तो उसमें से अंकुर निकलता है, पल्लवित होता है, यानी जब उसमें से जब उसको अच्छे से हम रोपेंगे, बीज बोएंगे, उसकी देखभाल करेंगे, उसमें पानी डालेंगे तो वो पत्तों से भर जाएगा, पल्लवित हो जाएगा। तो वैसे ही हम अपनी धरती माता के प्रति जितना हम प्रेम रखेंगे, जितना ही मतलब उतना ही हमारा राष्ट्र कैसा होगा, वैसा ही हमारा राष्ट्रीय भावों का जो अंकुर होगा वो पत्तों से यानी पल्लवित हो जाएगा, यानी खुशहाल हो जाएगा, हर तरफ हमारी धरती माता उपजाऊ हो जाएगी। और इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, और इसीलिए क्या कह रहे हैं, पृथ्वी की जो भौतिक स्वरूप है उसकी जानकारी आज से लेकर के शुरू से अंत तक के उसकी जानकारी, आज भी और अंत तक की उसकी जानकारी करना, उसकी सुंदरता के प्रति, उसकी उपयोगिता, उसकी महिमा को पहचानना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। हम उसको जानें, उसको समझें और उसके प्रति यानी जागरूक रहें। इसमें इसके जो पहला आपका जो पहला ग्राफ हमने पढ़ाया है, इसके 5 क्वेश्चन हैं बच्चों। आपको ये पाँचों क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करना है। और इससे पहले आपको सबसे पहले जब आप शुरू करिएगा तो सबसे पहले लेसन में वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय आप लिख लीजिएगा। जीवन परिचय के साथ साथ हम उसकी आपको फ़ोटो भेज देंगे शॉर्ट करके, तो उसका जीवन परिचय, उसका साहित्यिक परिचय उनका, और उनकी जो कृतियाँ हैं वो लिखने के बाद आप नेक्स्ट नए पेज से आप ये शुरू करिएगा। इसका पहला पैराग्राफ है, आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है, पहले पैराग्राफ की केवल आपको क्वेश्चन आंसर करना है जो आपकी बुक में दिए हुए हैं 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पैराग्राफ। देखिए पैराग्राफ आपका जो है सेकंड वाला पैराग्राफ 2 है, धरती माता
की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, यानी धरती माता की कोख में यानी धरती माता के गर्भ में जो अनमोल निधियाँ, माने होता है खजाना, खजाना भरे हुए हैं, खजाना भरा हुआ है, जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती है। यानी धरती माता के गर्भ में बहुत सारी अनमोल निधियाँ हैं, बहुत सारे खजाने हैं, बहुत सारे खजाने निकलते रहते हैं, तो जिनके कारण हमारी धरती क्या कहलाती है? वसुंधरा कहलाती है। इसका नाम एक धरती का एक नाम वसुंधरा भी है। तो उससे कौन परिचित ना होगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। करें लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातु यहाँ इस धरती में ना जाने कितनी प्रकार की धातुएं निकलती रहती हैं, खनिज पदार्थ निकलते रहते हैं। सबको किसमें पोषण मिलता है? धरती के गर्भ में मिलता है, पृथ्वी के गर्भ में मिलता है, और वो उसी से हमें प्राप्त होती हैं। दिन रात बहने वाली नदियाँ हैं जो पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों को, पृथ्वी की देह को सजाया है। यानी और रात दिन जो हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में बहने वाली जो नदियाँ हैं, जो पहाड़ों से बहुत सारी झीलें निकली हुई हैं, वो झीलें निकलती हैं फिर वो नदियों का रूप ले लेती हैं। तो वो पहाड़ों को पीस करके, यानी पहाड़ों से जो पत्थर निकलते हैं उसमें से बह करके पीस करके, यानी अनगिनत प्रकार की मिट्टियाँ हैं, ना जाने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी झीलों से पानी आता है, उसके साथ बहुत सारी मिट्टियाँ बहा कर लाता है नदियों से, तो वो पृथ्वी की देह को सजाता है। उससे हमारी पृथ्वी की जो धरती की देह है, शरीर है, वो हमारी पृथ्वी यानी हमारी पृथ्वी सज जाती है। और हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए उन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। तो हमें आने वाले आर्थिक उन्नति कैसे हो, आर्थिक अभ्युदय माने आर्थिक उन्नति के लिए इसकी जांच पड़ताल करना आवश्यक है कि किस तरह से हम अपनी धरती को उपजाऊ बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने राष्ट्र को समृद्धशाली बना सकते हैं, किस तरह से अपनी आर्थिक स्थिति को हम सुधार सकते हैं। तो कहते हैं, देखिए, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों ने संवारे जाने वाले अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। यानी वही पहाड़ों से जो बहुत सारे पत्थर और जो गिरते हैं टूट करके, जो नदियों के साथ बहते रहते हैं, वही पत्थर वो जम करके बहुत सारी रेतों से अलग अलग तरह की रेतों से जम करके वो पत्थर बन जाते हैं। और फिर बहुत कुशल जो शिल्पकार लोग होते हैं, कारीगर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको अत्यंत सौंदर्यशाली बनाते हैं, काट छाट करके उसको बहुत खूबसूरत बना देते हैं, सुंदर बना देते हैं। अनेक प्रकार के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह से सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। और अनेक प्रकार की, न जाने कितनी विंध्य मतलब होता है विंध्याचल पर्वत कह लो या खाली पर्वत भी कह सकते हैं, कि अनगिनत प्रकार के जो पर्वत हैं, वो सब से पर्वतों से जो टूट करके जो पत्थर गिरते हैं, वो नदियों के प्रवाह से नदियों की धारा में मिल जाते हैं। और उसके ऊपर जब सूर्य की किरण पड़ती है, सूर्य की किरण से वो चिलकते हैं, यानी चमकने लगते हैं। और वही पत्थर जब उनको चतुर कारीगर पहल दर कटाव पर लाते हैं, यानी जो चतुर कारीगर होते हैं बहुत सारे, वो लोग जो होते हैं, वो सब उसी पत्थरों को काट करके किनारे पर लाते हैं। फिर क्या बनाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा सुंदरता फूट पड़ती है। नहीं देखो तो कभी कभी नदियों के किनारे जो घाट बने होते हैं, कभी कभी कहीं और खूबसूरत पत्थरों से सजाए जाते हैं, तो वो बहुत सुंदर घाट बन जाते हैं। तो तब उनके प्रत्येक घाट से एक नई शोभा, एक नई सुंदरता फूट पड़ती है, अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों को भी सदा से कितना भाग रहा है, अतः हमें इनका ज्ञान होना आवश्यक है। यानी देश के जितने भी नर नारी यानी स्त्री पुरुष हैं, इसके सौंदर्य को देखने के लिए जाते हैं, उनके घाटों की सुंदरता को देख करके यानी प्रसन्न भी होते हैं। और वो उसका सदा से, यानी वो सारे पत्थर जो होते हैं, जो घाटों की शोभा को बढ़ाते हैं, वो सदा से उनका उसमें बहुत भाग रहा है। इसलिए हमें अपनी धरती के बारे में ज्ञान होना, जानना, उसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही अधिक आवश्यक है कि उसके बारे में जानकारी हम हमेशा से लेते रहें। उसके बाद आता है, इसमें आपको कोई सा पैराग्राफ आपको इसका क्वेश्चन आंसर आपको नहीं करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम आपको पढ़ा रहे हैं, देखिए 3rd वाला। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है पृथ्वी के चारों ओर फैले गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं। यानी यहाँ पे पृथ्वी और आकाश के अंतराल माने बीच में जो कुछ भी सामग्री है, वो क्या है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर हैं। फिर आकाश और धरती के बीच में क्या है भाई, नदियां हैं, सागर हैं, सभी कुछ तो है। तो उसमें क्या है, चारों ओर फैले गंभीर सागर के अंदर क्या है, बहुत सारे जलचर यानी बहुत सारे जल में रहने वाले प्राणी हैं, न जाने कितने रत्न हैं, रत्नों की राशियां हैं। उन सब के प्रति भी हमें चेतना होनी चाहिए और उसके स्वागत के लिए हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। तो यहाँ पे देखिए लेखक क्या करें, जब तक राष्ट्र के जो नवयुवक हैं, जो हमारे देश के
यानी जो भविष्य हैं उन नवयुवकों के हृदय में जब तक उनके प्रति जानने की जिज्ञासा उत्सुक नहीं होगी, जब तक वो जानने के लिए उनके अंदर उत्सुकता नहीं होगी, तब तक कह रहे हैं जब तक कि नई किरणें उनके अंदर नहीं फूटती हैं तब तक हम क्या हुआ है, तब तक जाने कि हम उसके बारे में जाने कि हमारे सागर में क्या क्या है, सागर में कितने जलचर हैं, कितनी इसमें रत्न हैं, कौन कौन से हैं, उन सब के बारे में हम जब तक जानने के लिए उत्सुक नहीं होंगे तब तक हम कैसे हैं, सोए हुए के समान हैं या कह लो मरे हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। यानी यहाँ पे विज्ञान और उद्यम मतलब होता है जो श्रमिक होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उन सबको मिला करके हमें एक राष्ट्र का एक नया भौतिक स्वरूप जो है नया ठाठ खड़ा करना है। यानी कि ऐसा करना है कि हम यानी जो हमारे देश के जो काम, हमारे राष्ट्र के जो काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके साथ भी उनका भी कोई नुकसान ना हो, उनके साथ भी कोई अन्याय ना हो और हमारा राष्ट्र भी उन्नतशील हो जाए। तो ये कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा आगे बढ़ाना चाहिए कि हमारे राष्ट्र का जो भी श्रमिक है उसको भी कष्ट ना हो, वो भी उदास ना हो, उसका भी नुकसान ना हो और हमारा राष्ट्र भी उन्नतशील हो जाए, समृद्धशाली हो जाए। इसके लिए हमें हर समय प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ और परिश्रम के साथ हर समय हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारा ये ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रहता ना रहे। यानी हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस बात को जानें कि हमारे राष्ट्र में जितने भी लोग हैं कोई भी इसमें ऐसा ना रहे कि कोई भी बाकी रह जाए, कोई भी रीता रह रहे यानी इसमें भाग लेने से रह ना जाए। यानी सबका भला हो, सभी लोग समृद्धशाली हों और यानी सबको रोज़गार मिले, सभी लोग जो हैं कोई भी बेकार ना हो, सभी रोज़गार से जब यानी कि अगर एक भी कोई बिना रोज़गार के रह गया या अगर तकलीफ दुख में रह गया, कष्ट में रह गया तो हमारा राष्ट्र अधूरा है। इसलिए हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे राष्ट्र में कोई भी ऐसा ना हो जो बिना रोज़गार का हो, बिना उसका विकास ना हुआ हो यानी राष्ट्र का विकास तभी होगा जब हम अपने सबको लेकर साथ चलेंगे, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि होगी, समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि सारा सबका यानी जो हमारा राष्ट्र है जब तक के उसका विकास या विज्ञान का विकास या उद्यम का विकास तभी उद्यम जो होते हैं उन सबका विकास तभी होगा जब हम सबको एक साथ लेकर चलें, तभी संपूर्ण समृद्धि हमारे राष्ट्र में हो सकेगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट पैराग्राफ चौथा। इसका आपको क्वेश्चन आंसर करना है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके आपको 5 क्वेश्चन जो कॉपी में बुक में दिए हुए हैं, इनके 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, बुक में दिया हुआ है। लेकिन आप लोग कोशिश यही करिएगा कि इस पैराग्राफ को पढ़कर अपने मन से करें और अगर नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन के नीचे आंसर दिया रहता है तो उस आंसर को पढ़ सकते हैं आप, पढ़ लें एक बार और पढ़ करके समझ लें, उसके बाद समझ करके कॉपी में लिखें। ठीक है, देखिए, माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। ये प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं लेखक, माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को, यानी जब माता पृथ्वी को प्रणाम है, यानी जब कोई भी राष्ट्र का वासी जब अपनी धरती माँ को अपनी माँ समझ लेता है, उसके अंदर माँ का जो प्रेम होता है वो जाग जाता है, जब तभी कह रहे हैं तब उसके अंदर अपने आप माता पृथ्वी के आगे नतमस्तक हो जाता है, उसको प्रणाम करता है। और ये प्रणाम भाव ही भूमि और जन यानी धरती का और मनुष्य का दृढ़ बंधन है, मजबूत बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ भित्ति पर यानी इसी दृढ़ता की भावना पर राष्ट्र का जो भवन होगा, घर होगा, वो तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन, और यही दृढ़ चट्टान जब होती है कि धरती माता के प्रति प्रत्येक मनुष्य के अंदर प्रेम की भावना हो, आदर की भावना हो, सम्मान की भावना हो, और इसी मजबूत चट्टान पर राष्ट्र का जो जीवन है वो सदा, चिर जीवन माने सदा रहने वाला जीवन, वो आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है। जब इसी मर्यादा को मनुष्य मान लेता है तभी राष्ट्र के अंदर जो राष्ट्र में रहने वाले जो मनुष्य हैं उनके कर्तव्य और अधिकार अपने आप उनके अंदर जाग जाते हैं कि उनके क्या कर्तव्य हैं धरती के प्रति और उनके क्या अधिकार हैं। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों को भाग पाने का अधिकार है। यानी जो मनुष्य ऐसा होता है जो पृथ्वी के साथ माता के पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, वो समझता है कि धरती हमारी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ, उस संबंध को जो हृदय से, मन से स्वीकार कर लेता है, वही उस पृथ्वी के वरदान को पाने का भी अधिकार है। जैसे कोई माँ का पुत्र होता है, अपनी माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव रखने वाला पुत्र होता है, तो वो क्या होता है, उसका
वो अपने सारे कर्तव्य, सारे अधिकार जानता है और वो माँ के जो वरदान होते हैं उसको पाने का भी अधिकारी होता है। तो माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का सबसे बड़ा स्वाभाविक कर्तव्य होता है और वो एक निष्कारण धर्म है, बिना किसी कारण के वो उसका धर्म, अपना धर्म निभाता है। और जो ऐसा होता है जैसे स्वार्थ के लिए, जो स्वार्थ के लिए कर रहा है, स्वार्थ के लिए अपनी माता को से प्रेम कर रहा है, तो स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधपतन को सूचित करता है। कि जो स्वार्थी होता है, जो पुत्र अपनी माता से स्वार्थ में प्रेम करता है कि हम ऐसा करें, दिखावा करें तो हमारी माँ हमको चाहे या हमारी माँ मतलब हमको सब कुछ दे दे, तो वो क्या होता है, वो उसके अधपतन को, यानी आगे चल करके उसका पतन होना निश्चित होता है। उसी तरह से धरती माता है, अगर धरती माता से हम सच्चा प्रेम रखते हैं तो धरती माता भी हमसे वैसा ही प्रेम रखती है और वैसा ही मतलब उसका हमारा संबंध मजबूत होता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। जो जन ये चाहता है उसके अंदर, यानी धरती माता के प्रति प्रेम अगर जागरूक होता है, उसके अंदर जागता है, तो अपने संबंध को अगर जोड़ना चाहता है, मजबूत बनाना चाहता है, तो उसको अपने सारे कर्तव्य की, हमारी धरती माता के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है उसके प्रति उसको जानकारी होना सबसे पहला आवश्यक है। सबसे पहला उसका धर्म यही है कि वो उसके अपने कर्तव्यों को जाने। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, इसके 5 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। और जो नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ मतलब 5, चौथा हमने आपको पढ़ा दिया है, अब आता है 5वां पैराग्राफ। इसके आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है, इसको पढ़ लीजिए। इसके 5 क्वेश्चन नहीं करने हैं। इन 5 पैराग्राफ में आज हम आपको केवल 5 पैराग्राफ ही पढ़ाएंगे और इन 5 पैराग्राफ में हमने आपको 2 पैराग्राफ के हमने क्वेश्चन आंसर करने के लिए कहा है, जिसमें से पहला है और चौथा है। ठीक है, अब देखिए 5वां पैराग्राफ है, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। यानी जैसे माँ होती है अपने सारे पुत्रों को एक समान प्रेम करती है, वैसे धरती माता है, वो भी अपने सारे पुत्रों को, यानी राष्ट्र में रहने वाले सारे वासियों को एक समान चाहती है। यानी पृथ्वी पर बसने वाले जन उसके लिए सब बराबर हैं, उसमें ऊंच नीच का कोई भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वो समान अधिकार का भागी है। यानी मातृभूमि से जो प्रेम करता है, मातृभूमि का सम्मान करता है, वो समान सब कुछ पाने का अधिकारी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। जैसे पृथ्वी पर निवास करने वाले जो जन हैं, जो मनुष्य हैं, उनका विस्तार भी अनंत है। भाई मनुष्य जन्म लेता जा रहा है, जन्म और मरण का संगम है ना, मनुष्य मरता भी जा रहा है और जन्म भी लेता जा रहा है। तो पृथ्वी पर जितने लोग निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो मनुष्य का जन्म जो है वो, उसका जो विस्तार है वो भी सदा से अनंत रहा है और होता रहेगा। जब तक संसार है, जब तक राष्ट्र है, जब तक के क्या है, जब तक के दुनिया है, जब तक के जनों का विस्तार होता रहेगा। नगर हो और चाहे जनपद हो, पुर हो, गांव हो, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। चाहे शहर हो, चाहे जनपद, रास्ता हो, नगर हो, गांव हो, शहर हो, जंगल हो, पर्वत हो, अनेक प्रकार के लोगों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले, अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। यानी ये सब अलग अलग जगह पर रहने वाले हैं, चाहे कोई जंगल में रहता हो, पर्वत पे रहता हो, शहर में रहता हो, गांव में रहता हो, कहीं भी रहता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, कैसा भी वस्त्र पहनता हो, कोई भी धर्म को मानता हो, ये सब लेकिन क्या है, सब मातृभूमि के पुत्र हैं। और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है और इसी कारण जो उनका जो हृदय से प्रेम करते हैं वो अखंड है, कभी भी खंडित नहीं होने वाला है। वो हृदय से अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं, वो चाहे जिस धर्म के हों और चाहे जैसी भाषा बोलते हों, चाहे जहाँ रहते हों। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उससे कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। यानी देखिए लेखक यहाँ पे क्या करें, सभ्यता और रहन सहन, सबकी सभ्यता अलग अलग है, रहन सहन अलग अलग है, खान पान अलग है, पहनना ओढ़ना अलग है, तो वो सब तो अलग हो सकता है, लेकिन अलग हो सकता है, उससे लोग आगे पीछे तो हो सकते हैं, लेकिन इस कारण जो मातृभूमि से जो उनका संबंध है उसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। उनका संबंध माँ और पुत्र का ही रहेगा, धरती और जन का। तो पृथ्वी के विशाल प्रांगण में, प्रांगण माने होता है आंगन, जैसे पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। जैसे एक घर होता है, परिवार होता है, उसमें आंगन होता है, सब मिलकर के एक साथ रहते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बड़े होते हैं। उसी तरह से धरती रूपी आंगन में हम सभी जाति के लोग एक समान रहते हैं। हमारे लिए सारा क्षेत्र एक समान, भरपूर प्रगति उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। और समानता की भावना के साथ अगर हम चलते हैं तो हम प्रगति भी कर सकते हैं, उन्नति भी कर सकते हैं, और सबको प्रगति और उन्नति करने का सबको एक समान अधिकार है। ठीक है, अब ये हो गया आपका
यानी 5 पैराग्राफ हो गया है। अब इसके बाद हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके, सी यू।